और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हम सेहत से ही बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड स्पाइन सेंटर जिन्ना अस्पताल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं सर, थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली सर, आज हम बात करना चाहते हैं, हम देखते हैं जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो, अगर हम उसको टीवी पर ही हमें नज़र आ रहा होता है कि अभी उनको हमें दिखाया जाता है अभी इंजरी हुई है, और उसके थोड़े टाइम के बाद दोबारा से वो फील्ड में वापस आकर खेलना शुरू कर देते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? उनकी इंजरी जो है जल्दी हल हो जाती है या फौरी तौर पर ऐसे कोई इकदाम कर लिए जाते हैं कि वो दोबारा खेल में वापस आ सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने जो है ना हमेशा की रूटीन की हमेशा की तरह जो है ना आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जो है ना इंजरीज़ हमारी शुरू होती हैं बच्चों में मुख्तलिफ हैं, जो कम्पिटिटिव एथलीट्स हैं उनमें मुख्तलिफ हैं, और जो मिडल एज हैं उनमें मुख्तलिफ हैं। होता ये है कि हम लोग जो है ना वो बस यही समझते हैं कि 40 तक हमने खेलना है और अब उसके बाद हमने बिल्कुल रिटायर हो जाना है, और जब रिटायरमेंट की लाइफ है उसको और सुस्ती से गुजारना है। जब यंग और कम्पिटिटिव एथलीट जाते हैं तो वो इंजरी जब हो जाती है, वो उससे पहले जो है ना वो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर जो है ना वार्म अप, प्रॉपर जो है ना वो उसका जो है ना उसकी असेसमेंट वो कि वो उसका कितना स्टेमिना है, ये ज़रूर होना चाहिए। और जब इंजरी हो जाती है तो जो चूँकि जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ी सी इंजरी या जो है ना मॉडरेट किस्म की इंजरी होती है तो उस वक्त तो वो जो है ना वो हम उसको पेन किलर या कोई स्प्रे दे देते हैं, तो वो स्प्रे भी पेन किलर होता है, तो वक्ती तौर पे वो चला जाता है, लेकिन नम हो जाता है। हाँ। लेकिन लेटर ऑन ये होता है कि वही इंजरी बढ़ जाती है। जब बढ़ती है तो वो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स उसको रेस्ट करना पड़ता है। तो अगर किसी भी इंजरी का बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो हम सर्जरी से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, हम बर वक्त अगर उसका इलाज कर लिया जाए, शुरू में ही इलाज कर लिया जाए, अब जिस तरह हमारे एथलीट्स को इंजरीज होती हैं वो शुरू में ही इलाज कर लिया जाए, उसी के साथ वो जो है ना उसको और 4 to 6 मंथ्स वो रेस्ट कर लें तो वो दोबारा अपनी कम्पिटिटिव लाइफ में जा सकते हैं। तो अगर गलत तशखीस हो जाए किसी बीमारी की, या उस टाइम पे पता ना चले कि क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज वो शुरू कर दिया जाए जो बीमारी है ही नहीं, तो उससे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है खिलाड़ी? हमारे जो छोटे शहरों में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन इतना वो इतने जो ना कम्पिटिटिव लोग हैं। अब मेरा तलक चूँकि एक छोटे शहर से बहावलनगर से है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतने क्रिकेटर, इतने अच्छे, इतने एथलीट्स हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि इतने जो है ना वो यहाँ पे भी जब वो आते हैं तो उन बेचारों को एक तो मौका नहीं दिया जाता, दूसरा ये है कि उनको कोई इंजरी हो जाए तो उन्हें कोई बताने वाले नहीं होता कि अब आपने आगे कैसे चलना है। वो उसी तरह एक उसके ऊपर पट्टी मान लेते हैं, पहलवान के पास चले जाते हैं और फिर जाके और उसका जराह के पास चले जाते हैं, इस किस्म के लोगों के पास चले जाते हैं, और वो उसकी बाकी जो ज़िंदगी जो एथलीट वाली ज़िंदगी है वो उसको ख़राब हो जाती है उसकी। बिल्कुल इस तरह से, और अभी भी ये रुझान जो है ना काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इवन आपके छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहर लाहौर जैसे भी इसमें उधर भी ऐसे ही है कि अभी लास्ट टाइम भी एक बड़ा पॉपुलर एथलीट था, तो वो मेरे पास आया, तो उसने भी पहले उसने जराह से कंसल्ट किया, तो मैंने कहा ये क्योंकि कहता है जी, मैंने कहा शायद इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखें आपकी तो लिगामेंटस इंजरी है, इसको तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा और आपको 4 से 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, और फिर ऐसा मैं आपको जो है ना वो एक्सरसाइज करा के फिजियोथेरेपी करा के फिर आपको जो है ना आप अपनी ओरिजिनल ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे। लेकिन जो है ना एक चीज़ जो है ना आप याद रखें, आपने जाना 6 महीने के बाद है, ताकि आप अपनी पूरी कम्पिटिटिव लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो किस तरह की इंजरीज जो हैं वो सामने आती हैं, जो खिलाड़ी होते हैं जो फील्ड में होते हैं, या जो फिर अभी इनिशियल जो आते हैं फील्ड में आए होते हैं? अभी जो इनिशियल आते हैं वो प्रॉपर वार्म अप नहीं होते। अच्छा। वो आते ही जॉगिंग शुरू कर देते हैं, फिर फास्ट रनिंग शुरू कर देते हैं, उससे ये होता है कि उनके पेन शुरू हो जाता है। अब वो कंटिन्यूस करेंगे तो उसमें ये होता है कि लिगामेंटस इंजरीज हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, लिगामेंटस इंजरी को हील होना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर ज़्यादातर नी की इंजरीज़ आती हैं, और जो हमारे क्रिकेटर हैं उनकी नी की इंजरीज़ होती हैं, या वो जो बॉलर्स होते हैं पर्टिकुलरली उनके शोल्डर की इंजरीज़ होती हैं और एसोसिएटेड विद नी इंजरीज़ होती हैं। इसी तरह बच्चों में होता है, उनकी ग्रोथ प्लेट से इंजरी हो जाती हैं, उनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जो बड़े होते हैं।
कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक माइक्रो मूवमेंट, माइक्रो उसको जो ना ट्रामा होता रहेगा और माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं या जो गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उस हवाले से जो इंजरीज होती हैं वो डिफरेंट होती है, बहुत सारे उनमें कुछ मामला डिफरेंट होता है। हाँ जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जो हमारे ये इन्होंने जो जो जिन्होंने तरक्की की है, आप उनकी हिस्ट्री लें तो वो गली मोहल्ले से ही उन्होंने शुरू की है। अब जब गली मोहल्ले से वो शुरू करते हैं तो बेचारे चोटें खा खा के जो तो थोड़े समझदार होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जिनको चोट लग जाती है वो उसी तरह ही जो ना वो उसको पट्टी को बांधते हैं और बांध के ऊपर पता नहीं कोई हल्दी लगा देते हैं, अल्लाह जाने क्या चीज़ लगाते हैं। ऐसे भी केसेस आते हैं जिन्होंने खुद से टोटके करके अपनी वो खराब कर लिया हो, और ख़ुद भी टोटके करते हैं। फिर ये है कि उनको करके लिगामेंटस इंजरी होती है, पर्टिकुलरली लिगामेंटस इंजरी को वो इतनी लिफ्ट नहीं करवाते। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट, जब जोड़ ही स्टेबल नहीं होगा तो वो कैसे जो ना उसको आगे लेके चलेंगे, किस तरह अपनी बाकी जो कम्पिटिटिव लाइफ है उसमें वापस आएंगे। तो बहुत से जो बड़े अच्छे एथलीट होते हैं वो इस तरह फिर बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो जैसे हम एथलीट की बात कर रहे हैं और जैसे हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, दोनों का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। जी तो रिकवर होने में दोनों को टाइम भी उस तरह से लगता होगा, डिफरेंट लगता होगा। जी बिल्कुल, जो कम्पिटिटिव है उसको तो 4 to 6 मंथ्स लगते हैं और फिर उसके बाद वो जाता है। ऐसा उसकी रिहेबिलिटेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो कम्पिटिटिव है उसको तो यही होती है कि जल्दी मैंने अपनी कम्पिटिटिव लाइफ में जाना है, लेकिन हम उसको रोक के रखते हैं कि 4 से 6 महीने लगेंगे। और जो यंग हैं बट कम्पिटिटिव एथलीट नहीं है, अपने ऑफिस में जाके बैठना है, उनको कोई तकरीबन 6 हफ्ते के करीब लगती है और हमें उन्हें फिर जो ना उनके ऑफिस में भेज देते हैं। सही हो गया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हम आपने कहा ना जिराफ वगैरह की, या इन लोगों के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे भी खिलाड़ी आपके पास आए हैं, एथलीट्स वगैरह, इनमें से कोई आया आपके पास जिन्होंने पहले जिराफ से कंसर्न किया हो और वो बीमारी या उसका दौरानिया जो है बढ़ गया हो? जी बेशुमार आए हैं। फिर ये होता है कि जोड़ के अंदर जो है ना रेशे बन जाते हैं, उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर उसकी रिहेबिलिटेशन उतनी ही मुश्किल हो जाती है और उतने ही मुश्किल मसाइल में वो आते हैं। बहुत से जो है ना कम्पिटिटिव, बहुत से जो ना नॉन फिगर्स हैं जो आए हैं और आते, लेकिन वो भी देर के बाद ही। तो माशाल्लाह आपको इस फील्ड में इतना तजुर्बा हो चुका है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आप, तो बहुत सारे आपके पास तो उस तरह से भी लोग आते होंगे जो आपको जिनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती होंगी अपनी इंजरीज़ के हवाले से या अपनी चोट वगैरह के हवाले से। तो उनको क्या टिप देना चाहते हैं आपके जो खिलाड़ी हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें? जैसे आपने कहा वार्म अप नहीं होते हैं या बाकायदा कोच नहीं होता ना स्टार्टिंग में उनके पास जिसको उनको गाइड कर सके, तो आप क्या उनको टिप देंगे? एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम होना चाहिए। बच्चों को जो है ना पता होना चाहिए कि हमने जो है ना हमारी लिमिटेशंस कितनी है, हमने कितनी एक्सरसाइज करना है, कितना वार्म अप होना है, और उसके बाद अगर इंजरी हो जाए तो उन्हें चाहिए कि किसी मुस्तनिद डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी माहिर हो, उसको दिखाएं वो। तो अगर घर में किसी किस्म, जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। और उसके बाद जो है ना वो जो भी वो फैसला हो उसके ऊपर अमल करें, उसकी डायग्नोसिस जो हुई है, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दी है उसके ऊपर अमल करें। क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन और जो ऑर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। इसमें यह है कि वो जो है ना आम डॉक्टर जो है ना, वो आम जो ग्रेजुएट MBBS डॉक्टर हैं वो ये इस मसले को नहीं कर सकते। वो बेहतर ये है कि उनको भी चाहिए इसको रेफ़र कर दें किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। बिल्कुल इस तरह से है, बजाय इसके कि उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है जिसके बारे में वो इतना पैशनेट है, तो इतना अच्छा हो कि आप उसको रेफ़र कर दें, जैसे कि आपने कहा। हम देखते हैं घर में अगर कोई चोट ऐसी लग जाए और फौरी तौर पर उसको हमें क्या करना चाहिए? घर में ये है कि आ जाए या पैर मुड़ जाए, घर में अगर पैर मुड़ जाए या मोच आ जाए तो सबसे पहले ये है कि हम जो है ना अपने सेंसेस को बहाल रखें। सेंसेस को बाहर रखेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसको आराम से बच्चे को लटाएं या जो भी जिसको भी चोट लगी है उसको आप लटाएं, और लटा के सिंपल जो है ना फ्रिज से बर्फ़ निकालें, उसको शॉपर में या आप जो है ना कपड़े के अंदर डाल के और उसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए टकोर कर दें। अच्छा, उसका ये होगा कि उसका दर्द भी बेहतर हो जाएगा और उसकी स्वेलिंग भी नहीं होगी। और सेकेंडली ये है कि उसके ऊपर एक जो है ना वो कोई भी पट्टी जो है ना वो बांध दें, जो क्रे बैंडेज हम कहते हैं, जिसको इलास्टिक बैंडेज होते हैं, वो बांध दें ताकि, और नीचे तकिया रख दें। ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं घर में, और पट्टी आप किसी नज़दीकी स्टोर से ले लें। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, टकोर गर्म चीज़ की करना शुरू कर देते हैं, नमक की या ईंट की गर्म करके उसको टकोर शुरू कर दी, और जिरा के पास जब जाते हैं फिर वहाँ से पट्टियाँ करवाना शुरू कर देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। देखें, एक चीज़ पहले ही इन्फ्लेम्ड है, अंदर से गर्म हुई है, उसको हम और गर्म कर रहे हैं तो वो स्वेलिंग तो बढ़ेगी उसकी।
तो ये चोट पे मुनहसर होता है कि किसको गर्म टकोर करनी है, किसको ठंडी टकोर नहीं, करनी है? आजकल हम गर्म टकोर रिकमेंड ही नहीं करते। ओके। हम कहते ही हैं कि गर्म टकोर, अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है। देखिए, एक गर्म चीज़ को और गर्म किए जाएंगे तो इट विल बैलून अप। तो बेहतर ये है कि उसके नीचे तकिया रखें और बर्फ़ का टकोर करें, उससे वो एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। वहाँ पे जो है ना वो उसको आराम भी आ जाएगा, दर्द भी कम होगा और स्वेलिंग भी नहीं होगी। सही। अच्छा, हम देखते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको आप डाइट प्लान या लाइफस्टाइल भी उनको बताते होंगे कि अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ये आप खुराक जो है इसका इस्तेमाल करें। वो तो खुद भी पहले ही कॉन्शियस होते हैं, चीज़ों से दूर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप क्या रिकमेंड करते हैं? ज़्यादातर ये है कि अगर कोई एथलीट है और वो कम्पिटिटिव बनना चाहता है तो या कम्पिटिटिव है तो सबसे पहले ना वो ये जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर दें। जितनी भी जो है ना वो जंक फूड है ये बंद कर दें, फ्राइड चीज़ें बंद करें और अपने प्रोटीन रिच डाइट लें और अपना जो है ना वो डेली एक्सरसाइज प्लान करें कि हमने इस तरह एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज से भी पहले वार्म अप होएं, अपने लिगामेंट्स को बचा के रखें। इस तरह उनके लिगामेंट्स बच जाएंगे जब वो एक एक्सरसाइज प्लान करेंगे, पहले वार्म अप होंगे और उसके बाद जो है ना वो उसके ऊपर जाएंगे। तो मुझे तो लगता है आम लोगों को भी, जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि आम लोगों को भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल जितना हो सके इम्प्रूव करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जो है ना ये जो है ना पर्टिकुलरली जो मैं कहता हूँ कि वो जो है ना वो ये ब्रायलर चिकन और आपका जो सेकंड नंबर पे आता है जितनी ये फिजी ड्रिंक्स हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये बंद कर दें। ये और हड्डियों फ्राइड को चीज़ें और जंक फूड और फास्ट फूड, ये इट्स वेरी डेंजरस फॉर होल बॉडी। सही। हम देखते हैं पाकिस्तान में विटामिन डी उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हम ना, बहुत कम लोग होते हैं। सर्दियों में अब छतों पर जाना, उस तरह से वो एब्जॉर्ब करना, वो रिवाज, वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। नहीं तो हम बच्चों को स्पेसिफिकली लेकर जाते थे कि धूप सेकनी है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। अब वो तो सीन नहीं रहा एक तरह से। तो हम वैसे कैसे सप्लीमेंट्स के तौर पर विटामिन डी इनटेक कर सकते हैं? स्टिल मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। जब लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा, थोड़ा सा धूप में बच्चों को, धूप में जाने से रंग काला नहीं होगा, ये बिलीव इट के जो है ना वो आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा धूप लेना टैनिंग अगर हो भी जाए, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक कर लें, फिर बाद में करने चले। लेकिन थोड़ी सी धूप उसको लगनी चाहिए, कम से कम 10 मिनट के लिए डेली। अगर वो धूप में जाके काम कर लेता है या धूप में चले जाते हैं या छत के ऊपर चले जाते हैं, इस तरह ओल्ड जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था, वो लोग ज़्यादा मजबूत थे। अब तो सारे वो जो चिकन की तरह चिकन बेबी आ गए हैं और वही जो है ना वो बड़ी इजीली वो थक भी जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी डाइट को, अपनी इन चीज़ों को जो है ना वो अपना बेहतर करें। जैसे ये है कि लस्सी होती थी, दूध होता था, अब दिखे ना अब दूध भी कोई भी नहीं लेता, दूध से सबको स्मेल आती है, सारा उसमें है ही मिलावट। तो चलें जो भी है देखें, थोड़ा सा तो ले तो सही ना, वो वाली चीज़ भी नहीं लेते, दही नहीं लेते। इस चीज़ को जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें लेनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं लेते तो फिर कम से कम ये है कि फूड जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं वो तो लेना। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक टाइम के बाद जाकर दूध जो है वो उसको आपके जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आपकी हड्डियाँ उस तरह से निखर कर नहीं सामने आती हैं, एक टाइम के बाद दूध भी असर नहीं करता। ऐसी कोई है या मिथ ही? नहीं, ये इट्स मिथ के जो है ना वो दूध असर नहीं करता। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लेकिन दूध असर करता है, वो लें प्रोवाइडेड कि अगर खालस मिल सकता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। टाइम के बाद हड्डियां ग्रो हो चुकी होती हैं, उसके बाद आपको वो दूध की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ सप्लीमेंट लेते हैं। नहीं, इवन देन आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आपको विटामिन डी की ज़रूरत है हेल्दी के लिए। बिल्कुल, अगर आपने हेल्दी हड्डियों को आपने तंदुरुस्त रखना है तो फिर आपको ज़रूरत है। वो ये नहीं होता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसा ऐसा डिप्लीट होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लड में तो अगर ब्लड में कमी होगी तो ब्लड तो खींच के हड्डियों से ले लेगा, क्योंकि ब्लड का एक पूरा सिस्टम है। लेकिन हड्डियों को कैसे दिया जाए, वो हम एडिशनल लेंगे, कोई कैल्शियम लेंगे, किसी शक्ल में लेंगे तो वो ज़रूरी है, वो उसमें जाएगा। फिर दूध में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी आपको ताकत की चीज़ें मिलती हैं कि जिनसे हम जो ना अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपने कहा कि जब भी कोई फील्ड वगैरह में होता है, फौरी तौर पर उसको रिकवर करने के लिए जो स्प्रे मौजूद होता है वो कर दिया जाता है, या जो टकोर वगैरह है वो कर ली जाए। तो बच्चे जो गली में एथलीट बने होते हैं, आपने कहा ना यहीं से ऊपर जाते हैं सब, जी, तो वो वहाँ पे उनको अगर इंजरी हो तो वो फौरी तौर पर क्या करें? वो भी ऐसे ही करते हैं, पट्टी बांध ली या ऐसा कुछ कर लिया, या फर्स्ट हमारे पास हल ये होता है हम जरा के पास चले जाते हैं? जी, फ़ौरन तो ये फौरी तौर पे तो यही है कि वो भी जो है ना वो इसको जरा के पास मत जाएं। उसको सबसे पहले ये कि अपने सेंसेस में रहे। हाँ। एक इंजरी हो गई है तो फिर अपने सेंसेस को बाहर रखें और जाके बच्चे को लिटा दें, लिटा के बर्फ़ लेके उसका टकोर कर दें, और नीचे जो लेग के पीछे जो है ना एक तकिया रख दें,
उससे उसकी स्वेलिंग सबसाइड कर देगी। अगर किसी चीज़ में, जैसे आपने कहा ना कि हम इधर उधर डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर अगर ऑर्थोपेडिक मेजर सर्जन होता है उसके पास नहीं जाते हैं, तो वो अगर हड्डी का जोड़ या लिगामेंट जो है वो अगर ख़राब होना शुरू हो जाता है या इतना वर्स हो जाता है कि उसकी सर्जरी में भी मुश्किलात आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो कितने अरसे के दौरान जो है हड्डी जल्दी टूट सकती है और कितने टाइम के दौरान हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखें, अगर तो विद इन 10 डेज़ हमारे पास आ जाता है तो उसमें ज़रा चांसेस कम होते हैं। हम एमआर कराते हैं, एमआर करा के उसको ऊपर डायग्नोज कर लेते हैं। वैसे क्लिनिकली भी डायग्नोज करते हैं, लेकिन एमआर ज़रूरी है फॉर जो है ना उसकी डायग्नोसिस पिन पॉइंट हो जाती है। अब ये है कि उसको हम आर्थोस्कोपिकली रिपेयर कर देते हैं, तो विद इन 10 डेज़ आ गया। होता यह है कि जब पहलवान के पास या जरा के पास चला जाता है तो उसको वो पट्टी बांध के उसको जोड़ को इमोबलाइज कर देता है। अब जोड़ जो है ना वो उसकी तो हरकत होना बहुत ज़रूरी है। हरकत होगी तो हम उसके ऊपर जो है ना वो उसकी लिगामेंट की रिपेयर कर सकेंगे, ताकि वो अपनी नी को या शोल्डर को जो है ना उसकी मूवमेंट्स प्रॉपर तरीके से कर सके। तो पर्टिकुलरली जो बॉलर्स हैं या जो है ना वो जो बैडमिंटन खेलते हैं या जो थ्रो करते हैं, उनके जो शोल्डर जब डैमेज होता है तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन हमारे पास आएँ ताकि उसका हम ट्रीटमेंट करें। तो सर एज एन सर्जन आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ताउम्र आपको ये चीज़ें जो है ना इसको छोड़ देना चाहिए और इन चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए, तो ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना उसको एंजॉय कर सकेंगे? आप जो है ना वो जो स्टैंडी लाइफस्टाइल है उसको जो है ना वो उसको खुदा हाफिज़ कहें, और सुबह सुबह जो है ना वो वॉक और अपनी जो है ना हैबिट्स बनाएं कि हेल्दी डाइट लें और फिजी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सारी बंद कर दें। ये सारी बंद कर दें, और जो भी कहते हैं कुदरत के करीब जितना हम होते जाएं, जैसे हमारे बड़े थे तो वही हम बेहतर लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह है कि आप जो है ना वो जितना नेचर के करीब होंगे। देखिए, नेचर को हम अगर नेचर के जो कवानीन हैं उनको हम ख़त्म करेंगे तो फिर तो हमें सफ़र करना पड़ेगा। सही। और मालिश बहुत सारे लोग करते हैं, मसाज बहुत करते हैं, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बच्चों को भी हम करते हैं, तो ये भी मिथ है या ये भी सही है कि करनी चाहिए, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मालिश जो है ना वो उससे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि स्वेलिंग आ जाती है उससे। अच्छा, बच्चों को भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नेवर। हम तो ऐसे देसी घी गर्म करके हम अक्सर देखते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज को भी वो कर रहे होते हैं। वो बजाय इसके कि देसी घी की मालिश करें, देसी घी बच्चों को खिलाएं। सही। बहुत कुछ चीज़ें मिथ है ना जो हमारे बड़ों से चलती हुई आ रही है और अब तक चल रही हैं, और उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं भी विटामिन डी, वो जो है सनी डी, हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि विटामिन डी की है या हड्डियों में से आवाज़ आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें लग रहा है कि अगर हम अभी 30s में भी नहीं आए हैं तो हम 40s का हमारा जो जिस्म है वो वैसी आवाज़ें निकाल रही हैं, हरकत कर रहा है, तो वो हमें सनी डी इस्तेमाल कर लेना चाहिए? हमें पहले तो कैल्शियम देखना चाहिए ना। कैल्शियम जब हम लेंगे तो साथ ही विटामिन डी भी ले लें ताकि वो कैल्शियम अब्जॉर्ब हो जाए और बोन्स के अंदर चला जाए। तो उसकी भी जो है ना पहले एक बेस लाइन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए कि हमारा विटामिन डी लेवल है कितना, और उसके बाद उसको लेना चाहिए। लेकिन मैंने तो देखा है कि पाकिस्तानी या जितने भी लोग हैं उनका कम ही आता है, हमारा कम इसलिए आता है बहुत कम रहती है। जी, कम, आपने बिल्कुल सही कहा। कम जब आता है तो उसमें ये होता है कि हमारा लाइफस्टाइल वो पुअर हो गया ना पहले से। हम हमारा वही जो अब फ्लैट वाला आ रहा है कि फ्लैट छोटे छोटे घरों में हम रहते हैं, वहाँ पे धूप भी नहीं आती। कोई कंसेप्ट ही नहीं है। देखें, मोस्टली लोग तो छोटे घरों में ही रहते हैं ना पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरा ये है कि उनका डाइटरी हैबिट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज और धूप में कभी ना जाना, तो ये अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक आई थिंक कि जो ना बेस लाइन उसकी जो ना एक वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा लेवल है कितना। तो बेशक कम भी है लेकिन लेवल का तो पता चलेगा। हमें पता चले कि हमने किस तरह उसको रेज करना और किस तरह उसको बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है, और कब तक वो जो भी आप ले रहे हैं सप्लीमेंट उनको लेते रहना है। ये नहीं कि एक सप्लीमेंट दे दिया उसको सालों साल हम लेते रहते हैं, फिर वो हमारे गुर्दों पे भी असर कर जाता है। जी, वो टॉक्सिसिटी उसकी हो जाती है और फिर वो टॉक्सिक भी उतना ही डेंजरस है, बल्कि लो विटामिन डी से ज़्यादा टॉक्सिक लेवल जो पहुंचता है उससे डेंजरस है। सर, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट मिनट में ये है कि हमें थोड़ा सा जो ना अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमें जो अपनी लाइफस्टाइल है ना उसको बेहतर करना चाहिए। आप निकलें, घर से निकलें, अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, चलो 20-25 मिनट, वो टाइम वो है जो आपने अपने आप को दिया टाइम। देखिए, हम सबको टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते। सेकेंडली ये है कि अपने लिए थोड़ा सा जो है ना अपनी डाइटरी हैबिट्स बेहतर कर लें। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये सब जो है ना वो आपका विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को हिंड्रेंस करते हैं। और अगर एक बंदे ने बहुत अच्छा खाना खाया है और उसके साथ उसने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ली है,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नो बेनिफिट एट ऑल। हम हजम करने के लिए खा लेते हैं, काली बोतल ले ली और खाना हजम हो बोतल जाएगा। तो आप जो है ना ये वो जज़ब ही नहीं होने देगा आपकी कोई भी चीज़ें, वो तो उसी तरह ही कैल्शियम चला जाएगा, वो तो जिस्म से वो खारिज हो जाता है, उसी तरह ही खारिज हो जाता है। तो बेहतर ये है कि ये जो ज़रा कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ तवज्जो कम दें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज को इम्प्रूव करें, अपनी जो है ना लाइफस्टाइल को बेहतर करें। थैंक यू सो मच सर, इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम करने के लिए। बहुत Thank you so शुक्रिया, much, sir. जज़ाकल्लाह।